हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर से पढ़ा रहा हूं। आज का विषय है जो मैंने यूनिट 4 से लिया है, मतदान व्यवहार के निर्धारक, या इसको हम मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व कहते हैं। मतदान व्यवहार का निर्धारण कौन करता है, कैसे कैसे मतदान का निर्धारण होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मतदान व्यवहार क्या होता है। व्हाट इज वोटिंग बिहेवियर। तो वोटिंग बिहेवियर यानी कि मतदान व्यवहार। मतदान व्यवहार जो है मतदान के समय होने वाली गतिविधियां हैं। मतदान व्यवहार से आशय क्या है कि होने वाली जो जिस समय चुनाव होते हैं, चुनाव संपन्न होते हैं, चुनाव का माहौल होता है, उस चुनाव के माहौल में जब लोग अपने वोट करते हैं तो वोटिंग के दौरान जो जो गतिविधियां होती हैं, जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो वही मतदान व्यवहार कहलाता है। या फिर मतदान देने के पूर्व हम क्या क्या विचार करते हैं, पब्लिक क्या विचार करती है, किसको वोट देना है, किस पार्टी को वोट देना है, किस उम्मीदवार को वोट देना है, इन सब के बारे में हम जब सोचते हैं, जब हम अपनी समझ दिखाते हैं, तो वही समझ वही सोच जो होती है हमारी, वह मतदान व्यवहार हो जाता है। यानी कि मतदान व्यवहार जो है वह निर्वाचक समूहों की होने वाली गतिविधियां हैं। जो निर्वाचक समूह होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज जिसको हम कहते हैं, समूह, मतदाता निर्वाचक समूह जो होते हैं, यह निर्वाचक समूह के द्वारा होने वाली गतिविधियां हैं। कि जो निर्वाचक समूह का मतलब जनता, जैसे कि जनता वोट करती है, किसको एमपी एमएलए को वोट करती है, फिर पंचायत के चुनाव में वोट करती है, या फिर जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वह एमएलसी को वोट करते हैं और एमएलसी को वोट करते हैं। इस तरह से विभिन्न चुनाव में जो होने वाली गतिविधियां होती हैं उसको हम वोटिंग बिहेवियर कहते हैं। और भारत में मतदान व्यवहार का अध्ययन करने का श्रेय सबसे पहले योगेंद्र यादव को जाता है। यह योगेंद्र यादव CSDS के, योगेंद्र यादव को जाता है, जो CSDS सेंट्रल फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, जो कि लोक नीति और CSDS दोनों मिलकर सर्वे करती है, मतदान के दौरान सर्वे करती है, पब्लिक का मूड जानती है और पब्लिक का मूड जानकर अपना अध्ययन करती है, शोध निकालती है, शोध करती है कि पब्लिक का मूड कैसा है, कौन सा सरकार बनने वाली है, कौन सा सरकार गिरने वाली है, या कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है, जिसको हम एग्जिट पोल के नाम से जानते हैं। वह एग्जिट पोल का सर्वे होता है। तो जो मतदान व्यवहार होता है, मतदान व्यवहार की जो होने वाली व्यवहार के दौरान जो होने वाली गतिविधियां होती है, वही गतिविधियां क्या है, हमारा मतदान व्यवहार है। यानी कि मत के समय हम कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे हम देखते हैं पंचायत के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, उनका एक दूसरे से लगाव भी होता है, भावनात्मक संबंध होते हैं, रागात्मक संबंध होते हैं, मित्रों संबंध होते हैं। लेकिन वोटिंग के दौरान उनका बिहेव कुछ और हो जाता है। वोटिंग के दौरान बिहेव कुछ और हो जाता है। वह वोट देने में बहुत कुछ सोचने लगते हैं। वह कभी कभी ऐसा होता है देखने में कि जो बहुत जो उनके संबंधी होते हैं, बहुत जिनसे खास लगा होता है, उनको भी वोट नहीं देते हैं। वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की खातिर, अपने लाभ के खातिर वह किसी दूसरे व्यक्ति को वोटिंग कर देते हैं। यानी कि अपने लोगों को वोटिंग नहीं करवाते हैं, वह किसी दूसरे लोगों को वोटिंग कर देते हैं। तो ये वोटिंग जानने के लिए वोटिंग व्यवहार का जो निर्धारण होता है, यह निर्धारण कई तत्वों के द्वारा किया जाता है। वोटिंग मतदान व्यवहार का निर्धारण कई तत्वों के द्वारा किया जाता है। हम इसको कह सकते हैं, इस टॉपिक को कह सकते हैं मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व, डिटरमाइनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर। आपका जो विषय है वह विषय क्या है, डिटरमाइनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर। तो वैसे हमें जो वोट करना चाहिए, जो मत देना चाहिए, वह मत देने के लिए कुछ राजनीतिक मूल्य होनी चाहिए। राजनीतिक मूल्य होते हैं मतों के, राजनीतिक मूल्य। यह राजनीतिक मूल्य क्या होते हैं, यह राजनीतिक मूल्य जो होते हैं यह क्या होता है, यानी कि हम वोट जो देते हैं तो हमारे कुछ राजनीतिक मूल्य होने चाहिए। हमें राजनीतिक मूल्यों के अकॉर्डिंग वोट देना चाहिए। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि वह राजनीतिक मूल्य हमें देखना चाहिए। वह राजनीतिक मूल्य कौन कौन से हैं, जैसे राष्ट्रीय हित हैं, हमें अपने राष्ट्र का हित देखना चाहिए। वोट देते समय
हमें यह देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी सबसे अधिक राष्ट्रीय हित कर सकती है, राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सकती है, विदेशों से संबंध बना सकती है। इसके अलावा सामान्य हित को देखना चाहिए। यह मूल्य है हमारे वोटिंग बिहेवियर के, यह मूल्य है। सामान्य हित को देखना चाहिए। सामान्य हित का मतलब सबका हित देखना चाहिए। जाति पाति, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। पार्टी किसी प्रकार का भेदभाव न करे, या जिस पार्टी की सरकार बनने वाली है वो किसी प्रकार का भेदभाव न करे। तो ये सामान्य हित है, यानी कि राष्ट्र को देखते, राष्ट्रीय हित को वह मजबूत करे, सशक्त बनाए, इसके साथ साथ ही अपने सामान्य हितों को भी सशक्त बनाए। इसके अलावा लोक कल्याण है, लोक कल्याण है, सबका। हमें ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो सभी का कल्याण कर सके। ऐसी सरकार हमें चुननी चाहिए जो सबका कल्याण कर सके, जो हमारे समाज में सुशासन को स्थापित कर सके, सुशासन को स्थापित कर सके, यानी कि अच्छा शासन हमें दे सके, अच्छा प्रशासन दे सके, भ्रष्टाचार मुक्त देश दे सके। विभिन्न जो नौकरशाही है, नौकरशाही में विभिन्न बुराइयां व्याप्त हैं, उन बुराइयों को दूर कर सके। इसके अलावा सुशासन के अलावा जो है वह कानून और शांति बनाए रखना, कानून और शांति बनाए रखना, यह किसी भी राजनीतिक दल का मुख्य मैनिफेस्टो होता है। कानून और शांति किसी भी सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है, कानून और शांति को बनाए रखना। कोई भी सरकार, किसी भी सरकार के द्वारा प्रशासन किया जाता है तो इसको मूल में रखा जाता है, इसको मुख्य बिंदु में रखा जाता है, कानून और शांति को बनाए रखना। तो ये जो जितने हैं हमारे, यह राजनीतिक मूल्य है, यह राजनीतिक मूल्य है। हमें इसी के अनुसार वोट देना चाहिए, इसी को दृष्टिगत रखते हुए, इसी को हमें दृष्टिगत रखते हुए वोट करना चाहिए। इन्हीं बातों से हम वोटिंग करनी चाहिए, और कोई हमारे पास और कोई निजी स्वार्थ नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, ऐसा हो नहीं पाता है कि लोग इस सब बातों को सोचे, इन सब बातों को सोचे, राष्ट्रीय हित को सोचें, सामान्य हित को सोचें, लोक कल्याण को सोचें, सुशासन के बारे में सोचें, कानून और शांति व्यवस्था के बारे में सोचें। ऐसा नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि लोगों के अपने राजनीतिक स्वार्थ होते हैं, राजनीतिक स्वार्थ होते हैं व्यक्तियों के। हर व्यक्ति अपना राजनीतिक स्वार्थ चाहता है। वह उम्मीदवारों से, जो उनके उम्मीदवार होते हैं, उनके पसंद के उम्मीदवार होते हैं, व्यक्तिगत रूप से बधा होता है। वह सोचता है कि जब यह उम्मीदवार जीत जाएगा, चुनाव में जीत जाएगा, तो उसका कुछ लाभ होगा। तो लोगों के कुछ राजनीतिक स्वार्थ होते हैं, क्षणिक स्वार्थ होते हैं। क्षणिक स्वार्थ, ये क्षणिक स्वार्थ क्या होते हैं? जैसे कि लोगों को क्षणिक लाभ देना, रुपए पैसे देना। जो मतदाता क्या है, रुपए पैसे पर वोट देता है, और जो चुनाव में प्रत्याशी होते हैं, या खुलेआम रुपए पैसे बांटता है। कभी कभी बाहुबल और धन बल के आधार पर चुनाव जीता जाता है। तो ऐसे में लोगों के अपने क्षणिक स्वार्थ होते हैं, चुनावी लाभ होते हैं, चुनावी लाभ होते हैं। लोग चुनाव में अपना लाभ अर्जित करते हैं, अपना लाभ अर्जित करते हैं, अपना स्वार्थ अर्जित करते हैं। इसी तरह से व्यक्तिगत लाभ भी लोगों के हो सकते हैं, व्यक्तिगत लाभ हो सकते हैं। लोग व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए वोट करते हैं। और इसके अलावा जातिगत वर्चस्व भी हो सकता है। जातिगत वर्चस्व स्थापित करने की इच्छा हो सकती है लोगों में, कि अपने ही जात के नेता को वह चुने, और उनका जो नेता हो उसी जाति का हो, और वही जब वह नेता उनकी जात का होगा तो वह जातिगत वर्चस्व स्थापित करेंगे। ये लोगों के निजी स्वार्थ होते हैं। यह लोगों के, पब्लिक का जो होता है, यह निजी स्वार्थ होता है, निजी स्वार्थ। लोग इन्हीं स्वार्थों के कारण राजनीतिक मूल्यों को भूल जाते हैं और इस निजी स्वार्थों का उपभोग करते हैं। इसीलिए चुनाव क्षेत्रों से सही उम्मीदवार जीतकर जा नहीं पाता है, संसद में नहीं जा पाता है, विधानसभा में नहीं जा पाता है, क्योंकि लोग अपनी क्षणिक स्वार्थों की पूर्ति करने लगते हैं, राजनीतिक लाभों की पूर्ति करने लगते हैं। आइए हम देखते हैं कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या फिर मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले पहला तत्व है जातिवाद। इसको हम प्रमुख श्रेणी में लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में यह जातिवाद खुलकर सामने आया है, उभर कर सामने आया है।
यह जातिवाद जो है सभी राज्यों में प्रभावी है, लेकिन बिहार में, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में अधिक प्रभावी है। इन राज्यों में जातिवाद अधिक प्रभावी है। यहां पर जो राजनीति होती है वो जातिगत आधार पर होती है और चुनाव में जाति के आधार पर ही उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। चुनाव में जाति के आधार पर उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। जैसे कि जहां बहुसंख्यक जातियां होती हैं, बहुसंख्यक जातियां होती हैं, वहां पर उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है। जैसे जिस क्षेत्र में पटेलों का बाहुल्य होता है वहां पर पटेल जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया जाता है। जहां पर यादवों की भरमार होती है वहां पर यादव उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया जाता है। इसी तरह से जहां क्षत्रिय, ब्राह्मण वगैरह वगैरह जहां जिन जाति की अधिकता होती है, बहुलता होती है, उसी जाति के लोगों को राजनीतिक पार्टी वोट देती है, क्योंकि यह जाति फैक्टर होता है। वह अपने व्यक्तिगत व्यवहार के आधार पर, जाति के आधार पर वोट तो पा लेते हैं और फिर किन प्रकारेण वोट पा सकते हैं, किसी न किसी प्रकार से अन्य लोगों के भी वोट पा सकते हैं। तो चुनाव में क्या देखा जाता है, जाति देखी जाती है और जो मतदाता होते हैं, यह जो मतदाता होते हैं यह भी जाति के आधार पर वोट देते हैं। यह देखते हैं कि कौन जो प्रत्याशी है वो किस जाति का है। यदि उनकी जाति का होता है तो उसको वह वोट देते हैं और इस तरह से विभिन्न जाति गुट बन जाते हैं। हमारे समाज में विभिन्न जाति गुट बन जाते हैं। जितने भी जाति होती है विभिन्न जातियों के अपने अपने गुट बन जाते हैं और अपने अपनी जाति के उम्मीदवारों को वोट करते हैं। यह जातिगत आधार है। हम चुनाव में देख सकते हैं, अपनी भारतीय राजनीति में देख सकते हैं कि 1980 के समय में यह जातिगत आधार पर वोटिंग खुलकर सामने आया। इसी तरह से 1984 में देख सकते हैं कि मायावती ने, काशीराम ने BS4 का गठन किया, यानी कि BSP का गठन किया और केवल दलित उम्मीदवारों को ही टिकट दिया और परिणाम यह होता है कि एक भी दलित उम्मीदवार चुनाव में विजयी होकर नहीं आए। इसी तरह से 1989 का देख सकते हैं, 1991 का देख सकते हैं और 1996 का भी देख सकते हैं कि इन चुनाव में जातिगत आधार देखने को मिला कि जाति के जिस क्षेत्र में जिस जाति का वर्चस्व होता है उसी जाति के लीडर को वहां पर टिकट दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए और जातिगत आधार पर मतदाता वोट भी करती है। तो ये जातिवाद क्या है, मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है और इस जातिवाद से कभी कभी अच्छा प्रत्याशी सदन में पहुंच नहीं पाता है। दूसरा है आर्थिक स्थिति। यह जो आर्थिक स्थिति होती है यह भी मतदान को प्रभावित करती है। आर्थिक स्थिति यह भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। कैसे? जब लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वह उसी शासक दल को वोट देते हैं जिस शासक दल जो सत्ता पक्ष में होता है, जिसकी सरकार होती है उसी को लोग वोट देते हैं। जैसे हम यूरोपीय कंट्री में ये देख सकते हैं कि सरकारें प्रायः बदलती हैं, यानी कि कभी कभार बदलती हैं, क्योंकि यूरोपीय कंट्री जो है वह संपन्न कंट्री है। उसको बहुत राजनीति से, वहां के लोगों को बहुत राजनीति से लेना देना नहीं होता है। वह संपन्न कंट्री होती है और वह उसी शासक दल को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन जिन देशों की आर्थिक स्थिति खराब होती है वहां पे सरकारें निरंतर बदलती रहती है। जिन देशों की आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल होती है, जैसे पाकिस्तान को ले सकते हैं और पाकिस्तान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। श्रीलंका को ले सकते हैं, हम भारत को भी ले सकते हैं। इस क्षेत्र में भारत की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है नहीं। यहां भी आर्थिक स्थिति जब लोगों की खराब होती है तो वह सत्ता का विरोध करते हैं। जब लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है तो सत्ता का विरोध करने लगते हैं। हम भारत को लेते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है कि कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि को प्रमुखता दी जाती है, खेती को प्रमुखता दी जाती है, किसानी को प्रमुखता दी जाती है। तो जो पार्टी अधिक से अधिक किसानों का हित करती है उसी पार्टी को किसान वोट देते हैं। जैसे कि भू सुधार, मुफ्त अनाज और उर्वरक की सुविधाएं, बिजली बिल को माफ करना इत्यादि, यानी कि किसानों को जितनी अधिक सुविधा देती है जो पार्टी या जो सरकार, उस सरकार को वह वोट करते हैं। तो इस तरह से आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं सत्ताधारी दल का प्रदर्शन। सत्ताधारी दल
का प्रदर्शन, सत्ताधारी दल का प्रदर्शन, यह भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। कैसे करता है कि जो सत्ताधारी दल होती है, सत्ताधारी दल जो होती है वह क्या करती है, उसका प्रदर्शन यदि बहुत अच्छा होता है तो फिर जनता उसको वोट कर देती है। जैसे कि 2017 में उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट आती है, फिर 2022 में बीजेपी गवर्नमेंट आती है, यानी कि बीजेपी का जो शासन है वह अच्छा है। जनता ने इसको क्या किया, लाइक किया, और फिर एक बार इसको लाइक कर देती है, इसको दोबारा लाइक कर देती है, यानी कि दोबारा फिर बीजेपी की सरकार बनती है, क्योंकि जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी गवर्नमेंट से खुश थी। अगर खुश नहीं होती तो फिर बीजेपी को वो बाहर कर देती सत्ता से और किसी दूसरी पार्टी को सरकार के लिए गठित करने, दूसरी पार्टी को सरकार में वह भेजती, दूसरी पार्टी को वह सरकार में भेजती। तो इस तरह से हम सत्ताधारी दल का प्रदर्शन देख सकते हैं, सत्ताधारी दल का प्रदर्शन देख सकते हैं। हम पहले भी देखते रहे हैं कि सरकारें जो होती हैं वह अच्छा कार्य करती हैं तो लगातार उन्हीं को सफलता मिलती रहती है। जैसे कि 1971 से लेकर 1971 में जब चुनाव हुआ था भारत में, उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1971 में इमरजेंसी लगी, फिर 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया, जनता रुष्ट हो जाती है, और 1977 में जो भारत की जनता होती है कांग्रेस को बेदखल कर देती है सत्ता से, और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है। लेकिन जनता पार्टी से काफी उम्मीदें होती है, लेकिन जनता पार्टी जनता के उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाती है। फिर 1980 में कांग्रेस की सरकार होती है, फिर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और कांग्रेस को सिंपैथी मिल जाती है लोगों से, फिर 84 में कांग्रेस की सरकार आती है, फिर 1989 तक आते आते कांग्रेस कई भागों में विभाजित हो जाती है, और 1989 के बाद गठबंधन की सरकारें, अधिकांशतः गठबंधन की सरकारें विभिन्न दलों से सहयोग लेकर कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस सत्ता में होती है। यानी कि 1989 का चुनाव देख सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि 2004 में 2004 तक भाजपा का शासन रहा। 1998 से 2004 तक बीजेपी की गवर्नमेंट रही, लेकिन बीजेपी की सरकार से लोग शायद असंतुष्ट थे, इसलिए 2004 में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए वोट दिया। 2004 से लेकर 2009 तक 5 साल चली। 2009 में फिर चुनाव हुआ, फिर कांग्रेस आई, फिर 2014 में, यानी कि 2009 के बाद कांग्रेस का धीरे धीरे पतन होने लगा। कांग्रेस में अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार होने लगे, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, विभिन्न घोटाले कांग्रेस में होने लगे और कांग्रेस का जन समर्थन गिर गया। परिणाम क्या होता है कि 2014 में मोदी लहर में मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ती है और 282 सीटें हासिल करती है, यानी कि बहुमत हासिल कर लेती है। अब 2014 के बाद 2019 में फिर चुनाव होता है, यानी कि बीजेपी 2014 में आती है, फिर 2019 में क्या होता है, फिर बीजेपी आती है। इसको 302 सीटें मिल जाती हैं, 302 सीटें मिल जाती हैं बीजेपी को। और हम देखते हैं कि इस सत्ताधारी दल का प्रदर्शन अच्छा रहा, मोदी जी का प्रदर्शन अच्छा रहा, इसलिए उन्होंने 2014 से लेकर 2019 तक सरकार चलाई। फिर उनको जन समर्थन मिलता है और फिर 2019 में बहुमत, जनता के द्वारा बहुमत मिलता है बीजेपी को। तो इस तरह देख सकते हैं कि सत्ताधारी दल का प्रदर्शन जैसा रहता है, तो उस प्रदर्शन से, सत्ताधारी दल के कार्यों से, सत्ताधारी दल के नीतियों से अगर जनता संतुष्ट रहती है तो पुनः उसी को सरकार बनाने के लिए वोटिंग करती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। चौथा पॉइंट, पार्टी की अपनी पहचान, यानी कि पार्टी की अपनी पहचान होनी चाहिए। पार्टी के नीतियों को, पार्टी को लोग जाने, और राजनीतिक दलों का जो व्यवहार होता है वह भी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करता है। यानी कि पार्टी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करती है, सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करती है, कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करती है, नीतियों को भी प्रभावित करती है। नीतियां भी मतदान के लिए प्रभावित करती हैं, पार्टी की नीतियां। यानी कि पार्टी की अपनी पहचान होना चाहिए, पार्टी का अपना व्यवहार होना चाहिए जनता के साथ, नागरिकों के साथ है।
तो इस तरह से अगर पार्टी जनता के दृष्टि में पार्टी का व्यवहार अच्छा है, पार्टी की नीतियां अच्छी हैं, पार्टी अधिक दिनों तक शासन दे सकती है, अस्थायी सरकार दे सकती है और उन कार्यक्रमों में नीतियों में अस्थायित्व है, तो जनता उस पार्टी को वोटिंग करती है। मतदान में नेतृत्व भी प्रभावित करता है। नेतृत्व भी क्या है, यह बहुत ही आवश्यक तत्व है, यानी कि इंपॉर्टेंट तत्व है। यह बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है नेतृत्व। जिसका नेतृत्व जैसा होगा, जो अपनी पार्टी का नेतृत्व अच्छी तरीके से कर लेगा, तो वह क्या होता है, उसी की सरकार बनती है, वह बहुमत में होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि पिछले चुनाव में सोनिया गांधी यानी कांग्रेस का गठबंधन रहा, रालोद का गठबंधन रहा अजीत सिंह का, और उसके बाद श्री अखिलेश यादव जी का गठबंधन रहा, यानी गठबंधन किया गया, महागठबंधन किया गया चुनाव में। 2019 के चुनाव में किसको हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए। फिर भी जनता बीजेपी को वोट किया, यानी कि मोदी का नेतृत्व अच्छा है, मोदी की नीतियां अच्छी हैं, और मोदी की नीतियां, मोदी के कार्यक्रम जनता को पसंद आ रहे हैं बीजेपी की, इसलिए वो बीजेपी को फिर वोटिंग कर देते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं नेहरू, तो नेहरू जी का जो शासन काल होता है वो 1952 से लेकर 1966 में होता, 66 तक होता है और चलते हैं, लेकिन 1966 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी का नेतृत्व आता है, इंदिरा गांधी का नेतृत्व आता है, जो 1970 से लेके 1971 से लेकर 1977 तक रहती हैं, फिर 1980 से लेकर 84 तक रहती हैं, यानी कि इंदिरा भी कई बार प्रधानमंत्री बनती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस, सोनिया गांधी का युग आता है, सोनिया युग। 1999 से भारतीय राजनीति में कांग्रेस में सोनिया युग प्रारंभ होता है। सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं और उनके नेतृत्व में 2004 में कांग्रेस की सरकार होती है, फिर 2009 में कांग्रेस की सरकार होती है, यानी कि 14 तक कांग्रेस की सरकार होती है। तो वही हम देख सकते हैं, ये कांग्रेस की जो सरकार होती है, यह बहुमत में नहीं आती है, गठबंधन होता है, गठबंधन विभिन्न पार्टियों से, यानी कि इनके नेतृत्व में कमी होती है, नेतृत्व में जो होती है नेतृत्व में कमी होती है। कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस का कोई अच्छा चेहरा नहीं होता है कि जो बहुमत हासिल कर सके, जो अपने दम पर जीत हासिल कर सके। तो ये विभिन्न पार्टियों, छोटी मोटी पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाती हैं। और इसके बाद 2014 का देख सकते हैं कि मोदी के नेतृत्व में मोदी बीजेपी के एक चेहरा होते हैं और 2014 की लहर आती है, जिसमें कि जो लोग कभी सदन जाने लायक नहीं थे, कभी चुनाव जाने लायक नहीं थे, ऐसे नेता 2014 में जीते थे, जिसको हम पैराशूट लीडर कर सकते हैं, पैराशूट लीडर कर सकते हैं कि पैराशूट लीडर 2014 में चुनाव जीते थे, बाहरी उम्मीदवार जीते थे, या जो पहली बार जिनको जनता जानती नहीं थी, जनता पसंद नहीं करती थी, मोदी के नाम पर को केवल इनको वोट पड़ा था। और मोदी लहर में अच्छे अच्छे लोग हार गए थे, मोदी लहर में अच्छे अच्छे लोग हार गए थे। तो हम कह सकते हैं कि मोदी का नेतृत्व बहुत कुशल है, बहुत दक्ष है, बहुत प्रभावी है, और इस तरह से नेतृत्व भी मतदान को प्रभावित करती है। जिसका नेतृत्व बहुत अच्छा होता है, मतदान अधिक से अधिक उसी के पक्ष में होता है। छठा, क्षेत्रीयता देख सकते हैं। क्षेत्रवाद भी मतदान को प्रभावित करता है, क्षेत्रवाद मतदान को प्रभावित करता है, यानी कि जो क्षेत्रवाद होता है, क्षेत्रीयता के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन होता है, विभिन्न क्षेत्रीय दल होते हैं, या जो क्षेत्रीय दल होते हैं अपने क्षेत्रों में मतों को कलेक्शन कर लेते हैं, मतों का ध्रुवीकरण कर लेते हैं, और जब मतों का ध्रुवीकरण कर लेते हैं तो क्षेत्रीय दल प्रभुत्व में होते हैं, वहां अन्य पार्टियां, अन्य राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव जीत नहीं पाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि पंजाब में अकाली दल, पंजाब में अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय समाजवादी पार्टी, अपना दल, ये सब क्षेत्रीय दल हैं। यह अपने अपने क्षेत्रों में वर्चस्व स्थापित किए होते हैं, और या तो ये किसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं, या तो स्वयं कैंडिडेट अपना उतारते हैं चुनाव में और यह जीत जाते हैं। तो इस तरह से जो क्षेत्रीय दल होते हैं
वह क्षेत्रीय दल भी मतदान को प्रभावित करते हैं, मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं, यानी कि क्षेत्रीय दल पूरे मतों का ध्रुवीकरण करके अपने पक्ष में करने का प्रयास करते रहते हैं। भाषा, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा। भाषा भी मतदान व्यवहार का कारक है, निर्धारक तत्व है। भाषा भी मतदान व्यवहार का निर्धारक तत्व है। जैसे कि 1967 के चुनाव में और 1981 के चुनाव होता है, जैसे 1967 और 81 का चुनाव जो होता है, उस चुनाव में डीएम को भारी बहुमत मिला था, डीएम के। जैसे 1967 और 1981 के चुनाव में डीएमके को भारी बहुमत मिलता है। क्यों बहुमत मिलता है? क्योंकि उसने हिंदी भाषा का विरोध किया। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं कि टीडीपी को भारी बहुमत मिलता है क्योंकि यह भी अन्य भाषाओं का विरोध करता है। तो भाषा भी वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करती है। जैसे जिस भाषा के कैंडिडेट होते हैं वह उनको उसी भाषा के लोग वोटिंग करते हैं। धर्म, आठवां है धर्म। यह सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अधिकांश हम देखते हैं कि चुनाव के समय जो धर्म होता है वो प्रभावी हो जाता है, यानी कि कुछ पार्टियां होती हैं सांप्रदायिक आधार पर बन जाती हैं, जैसे कि बीजेपी है, शिवसेना है, शिरोमणि अकाली दल है, एमआईएम है इत्यादि। विभिन्न जो पार्टियां होती हैं वो धर्म के आधार पर बन जाती हैं। तो लोग धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण होने लगता है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के वोटों का ध्रुवीकरण होने लगता है और हिंदुओं का एक तरफ वोट पड़ने लगता है, मुस्लिमों का एक तरफ वोट पड़ने लगता है। तो धर्म के आधार पर भी चुनाव में जीत हासिल की जा सकती है, यानी कि धर्म भी मतदान को प्रभावित करता है। 9वां पॉइंट, धन। मतदान को प्रभावित करने वाला यह धन भी है, यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदान व्यवहार को जो प्रभावित करते हैं वह केवल एक तत्व नहीं है, बल्कि सभी तत्वों का योगदान है। जितने भी तत्व हैं सभी तत्वों का कहीं न कहीं योगदान है। जैसे धन क्या है? राजनीति में धन का प्रयोग खुलेआम होता है, पैसे बांटे जाते हैं, वोट खरीदे जाते हैं। तो पैसों के बदले वोट खरीदे जाते हैं और पैसों के आधार पर, पैसों के पावर पर, मनी पावर पर वोटों को खरीद कर जीता जा सकता है। वही विचारधारा के आधार पर भी वोटों का ध्रुवीकरण होता है। विचारधारा के आधार पर भी वोटों का ध्रुवीकरण होता है। जैसे कि जो साम्यवादी विचारधारा के लोग होते हैं वो साम्यवादी को वोट देते हैं। साम्यवादी विचारधारा के लोग होते हैं साम्यवादी को वोट देते हैं। जो समाजवादी विचारधारा के वोट होते हैं वो समाजवादी को वोट देते हैं। समाजवादी विचारधारा के से संबंधित जो पार्टी होती है उसको वोट देते हैं। पूंजीवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं, पूंजीवादी विचारधारा के लोग होते हैं, वह पूंजीवादी विचारधारा से पोषित पार्टियों को वोट देते हैं। इसी तरह से जो धर्मनिरपेक्ष होते हैं वह धर्मनिरपेक्ष विचारों से पोषित पार्टी को वोट देते हैं। तो विचारधारा के आधार पर भी वोटों का ध्रुवीकरण होता है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इत्यादि विभिन्न पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो कि विचारधारा पर आधारित हैं। तो इस तरह से वोटिंग में ये विभिन्न तत्व प्रधान भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसके अलावा अन्य कारक भी हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी हैं जो कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अन्य कारक कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला कारक जो है चुनाव पूर्व राजनीतिक घटनाएं। चुनाव के पूर्व कभी कभी कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाएं होती हैं। चुनाव पूर्व राजनीतिक घटनाएं। चुनाव पूर्व कभी कभी ऐसी राजनीतिक घटनाएं होती हैं जो कि वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित कर देती हैं। जैसे कि कभी राजनीतिक नेता की हत्या हो जाती है या राजनीतिक हत्या हो जाती है या युद्ध हो जाता है या कोई भ्रष्टाचार कांड हो जाता है। जैसे कि 2010 में हुआ था। 2010 में जब 2009 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 2010 में कांग्रेस का भयंकर घोटाला खुलकर सामने आता है। राष्ट्रमंडल घोटाला, खेल घोटाला इत्यादि विभिन्न घोटाले हो। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जिसमें विभिन्न मंत्रियों को विभिन्न
सांसदों को जेल की सजा होती है, जेल की सजा होती है। तो जो विभिन्न घटनाएं होती हैं वो घटनाएं चुनाव को प्रभावित करती हैं। जैसे कि 1984 में हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। हो सकता है कि 1980 के बाद जो चुनाव होता है, 1985 में जो चुनाव होने वाला था वह कांग्रेस को बहुमत न मिलता। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, आर्थिक स्थिति। देश की जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति होती है उस आधार पर चुनाव होते हैं। यदि आर्थिक स्थिति ग्रोथ बहुत हाई चला गया तो हो सकता है कि उसी पार्टी को वोटिंग हो। यदि ग्रोथ बहुत नीचे है तो लोग सरकार बदलने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से दलों में जो गुटबाजी होती है, दल टूटकर बिखर जाते हैं और बिखर कर वह किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं। जैसे कि अभी चुनाव में हम देखते हैं कि सपा के लीडर निकलकर भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा के सपा में चले जाते हैं, कांग्रेस के बसपा में चले जाते हैं, बसपा के कांग्रेस में चले जाते हैं। तो ये जो लीडर होते हैं यह भी नेतृत्व को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं, वोटिंग को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। यानी कि जनता इन्हीं के ऊपर विश्वास करती है, ये जनता के प्रिय लीडर होते हैं और जिधर जाते हैं जनता का मूड या जनता का मत उधर ही डाइवर्ट होता है। आयु भी लोगों को प्रभावित करती है, वोट में आयु भी प्रभावित करती है। यानी कि इसको दो वर्ग में बांट सकते हैं, वृद्ध अथवा युवा वर्ग किसी और पार्टी को वोट करना चाहता है तो वृद्ध जो व्यक्ति होता है वह अपने परंपरागत पार्टी को वोट करता है। युवा, आजकल के जो युवा हैं वह अपनी विचारधारा देखते हैं, विकास देखते हैं और नेता का नीतित्व देखते हैं, राष्ट्रीय हित देखते हैं, समाज का हित देखते हैं। तो अपने इन हितों के आधार पर वह वोट करते हैं। जबकि जो वृद्ध लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, वह अपने परंपरागत पार्टियों को ही वोटिंग करते रहते हैं। शिक्षा भी मतदान को प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति शिक्षित है तब तो वह अच्छे से अच्छे पार्टी का चुनाव करेगा, वह अपने निर्धारण कर लेगा, विकल्पों की तलाश करेगा। वह विकल्पों के तलाश के निर्धारण में वह अच्छी भूमिका निभा सकता है। यानी कि जो शिक्षित वर्ग होता है वह अनेक विकल्पों की तलाश करता है, कौन सी सरकार अच्छी है, किस पार्टी की नीतियां बहुत अच्छी है, तो वह इस आधार पर वोट देता है। वहीं जो अशिक्षित व्यक्ति होता है वह अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए या जातिगत आधारों पर या धर्म के आधार पर वोटिंग करता है। इसके अलावा चुनावी अभियान, चुनाव में जो अभियान चलाए जाते हैं, चुनावी अभियान भी मतों को प्रभावित करता है। जिसका नेतृत्व बहुत अच्छा होता है, जिसका चुनाव सुसंगठित तरीके से होता है, चुनाव अभियान सुसंगठित तरीके से होता है, तो वह सुसंगठित तरीके से जब वह अपना प्रचार प्रसार करता है, कैंपेनिंग करता है, तो उसके पक्ष में अधिक से अधिक वोट पड़ते हैं, मत पड़ते हैं। वहीं राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र जो होता है वह भी लोगों को प्रभावित करता है। घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जिसको हम कहते हैं, समय समय पर राजनीतिक दल जब चुनाव होता है तो अपनी मैनिफेस्टो जारी करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं और घोषणा पत्र में कुछ चुनावी वादे होते हैं, कुछ प्रलोभन होते हैं जनता के लिए कि यदि वह सरकार में आ जाते हैं तो यह इन बातों को पूरा करेंगे। जैसे कि बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों के लिए फ्री बिजली देंगे। जैसे दिल्ली में हम केजरीवाल को सरकार को ले सकते हैं कि केजरीवाल ने बिजली पानी फ्री के आधार पर सरकार बनाई थी। तो घोषणा पत्र भी चुनाव को प्रभावित करती है, इसके अलावा जो 8वां पॉइंट है वह है उम्मीदवारों का चयन। 8वां पॉइंट, उम्मीदवारों का चयन, प्रत्याशियों का चयन, उम्मीदवारों का चयन। 8वां पॉइंट है उम्मीदवारों का चयन। यह उम्मीदवारों का चयन भी मतों को प्रभावित करता है। जब बाहरी उम्मीदवार आ जाता है किसी विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में, तो हो सकता है उसका विरोध होता हो और लोग उसके एलर्जी में लोग उसके अगेंस्ट में किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो जाता है जिसको जनता पसंद नहीं करती है, या जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, या कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिनको जनता पसंद नहीं करती है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर हम किसी भी पार्टी से लड़ा दें तो वह चुनाव हार जाते हैं। लेकिन वही कोई अच्छा व्यक्ति होता है जिसका नेतृत्व होता है, ईमानदार होता है, उस व्यक्ति को हम किसी भी पार्टी का टिकट दे दें तो हो सकता है कि वह जीत जाए। यानी कि किसी भी चुनावी क्षेत्र में
संसदीय क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों का चयन भी बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। उम्मीदवार जितना सशक्त होता है, वह जितना जमीन से जुड़ा होता है, जितना अधिक जनता से जुड़ा होता है, उतना अधिक वह मतों का संग्रह करता है, मत को पाता है। हो सकता है कि वह विजयी हो जाए। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को आज के वीडियो में मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों के बारे में बताया, या डिटरमाइनेंट ऑफ वोटिंग बिहेवियर, जो आपके यूनिट 4 से लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं चुनावी सुधार की आवश्यकता, नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनावी सुधार की आवश्यकता, यानी कि चुनावी सुधार की आवश्यकता क्यों होती है। यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।